actually elastic behavior of the lung. ठीक है, there are certain forces that try to collapse the lung. So अब उसको भी फिर ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो है डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं या फैक्टर्स हैं that are helping to expand the lung. ठीक है, लंग एक्सपेंशन उसको हेल्प आउट कर रहे हैं. तो अब इसमें फर्स्ट विल टॉक अबाउट द डेड स्पेस देन द लंग कंप्लायंस. अब डेड स्पेस से रिलेटेड जो है फिर हमारे पास चीज है कि उसमें हमने अब देखना है कि इसको हमने डिफाइन करना है. ठीक है, यू शुड नो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डेड स्पेस, देन इट्स टाइप्स एंड अमाउंट. Before moving on to the discussion of its type and amount and whatsoever, first you should recall the functional anatomy of the respiratory tree. अब you already know about the upper and lower respiratory tract. ठीक है, उनके हैं. ठीक है, तो अब अगर हम जो है अपर रेस्पिरेटरी नेजल कैविटी से लेकर यहाँ तक आ रहे हैं, ट्रेकिया तक को ला रहे हैं. ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देन ऑनवर्ड्स ये हमारे पास प्रोडक्ट्स या इसके पार्ट्स आ रहे हैं. फिर वी डिवाइड दोज पोर्शंस इनटू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग जोन या एक्सचेंज जोन. ठीक है, तो अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है, फ्रॉम नोज टू अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यू कैन से दिस इज द कंडक्टिंग पोर्शन. ठीक है, जहाँ पे कंडक्शन ऑफ एयर हो रही है, सिंपली एयर इज एंटरिंग और लीविंग द जो है एक मिनट अब रुक जाओ. अब एक स्टूडेंट अभी जिसने भी ज्वाइन किया है, ठीक है, मैं दोबारा नाम नहीं ले रही. ठीक है, रोल नंबर तुम लोग मेंशन नहीं कर रहे हो, अपना ग्रुप नहीं मेंशन कर रहे हो. दिस इज नाउ द लास्ट वार्निंग. In coming lectures, if anybody is entering in the meeting without group and mentioning of roll number with proper name, उसको मैंने अलाउ नहीं करना है. फिर भले तुम लोगों की जान निकल जाए, कुछ भी हो जाए सदमे से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये अब तुम लोग चीज याद रखो. अभी मैं दोबारा बस कह रही हूँ कि सिमरन, यू हैवंट मेंशन योर रोल नंबर एंड ग्रुप. डू दैट, अदरवाइज यू विल बी रिमूव फ्रॉम द मीटिंग. तुम हो गए हो लातों के भूत, बातें तुम लोगों की समझ में नहीं आती हैं. शुक्र करो कि ये लेक्चर अभी तुम लोगों का ऑनलाइन हो रहा है. ठीक है, तो ये नफिल पढ़ लेना शुक्राने के. तो अब इसमें हम कंडक्टिंग पोर्शन और एक दूसरा पोर्शन हम इसमें डिवाइड कर रहे होते हैं कि इसमें जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स विद alveolar ducts and pocketing of the alveoli. ठीक है, तो ये एक्सचेंज पोर्शन हमारा कहलाता है. एक्सचेंज पोर्शन और रेस्पिरेटरी पोर्शन भी हम इसको कहते हैं, या रेस्पिरेटरी जोन इसको कहते हैं. इसी तरह कंडक्टिव जोन या पोर्शन जो हमारे पास आ रहे हैं, जहां पे सिंपली एयर इज कमिंग इन एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, otherwise it is not taking part in the gas exchange. Remember this. Baki exchange portion jahan pe actually a gas exchange is happening between the tissue and the lung alveoli, that portion is known as exchange portion. अच्छा, अभी conducting zone और respiratory zone जो अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो conducting zone as we just I said के nose से लेके up to terminal bronchiole तक जो हम आ रहे थे, ठीक है, that would be our conducting zone. That will only help in carrying the air to the site of gas exchange. ठीक है, it is not taking part in the gas exchange. It's simply moving the air in the air passages. ठीक है, for the to the site of gas exchange. अच्छा, अब conducting zone का काम क्या है हमारे पास? It will simply filters, humidifies और warm the air. ठीक है, ये उसको जो है ये सारे ये काम कर रहा है. ठीक है, कंडक्टिंग जोन में सिंपली अब रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी तुम लोगों के कवर हो रहे हैं. अभी नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन है. नॉन रेस्पिरेटरी मतलब कि दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द गैस एक्सचेंज. अभी फिल्टर द एयर, ह्यूमिडिफाइज एंड वार्म द एयर. फिल्ट्रेशन मतलब ये है कि उसमें जो है ऑर्गेनिजम्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहे हैं, उनको हमने फिल्टर करने हैं एयर को. ठीक है, अब रेस्पिरेटरी जोन इज एक्चुअली साइट ऑफ गैस एक्सचेंज. ठीक है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज है. तो उसमें कंपोज्ड ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलर डक्ट्स एंड एल्वेओलर सैक्स. ठीक है, तो अब इनमें जो है यहाँ पे एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज हैपनिंग.
Now, if we talk about the types of the dead space, ठीक है, अब dead space को हम पहले define कैसे करेंगे? It is actually that area or portion of the lung where gas exchange is not happening, ठीक है, right? So dead space can be defined as it is that area of the lung or the respiratory system where gas exchange is not happening, ठीक है, simply air is entering or leaving the respiratory tract. उस एयर के साथ फिर ये चीज हो रही है, सिर्फ सिंपल फिल्ट्रेशन हो रही है, हेमेटिफिकेशन हो रही है, वार्मिंग हो रही है उसकी, ठीक है, एंड दैट पोर्शन इज एक्चुअली दिस, एंड अब उसमें ये है कंडक्टिंग जोन हमारा आ जाएगा। रेस्पिरेटरी जोन को हम डेड स्पेस में नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा है, सही है। तो अब इसमें जो है गैस एक्सचेंज को हम इसमें रखेंगे, तो रेस्पिरेटरी जोन है हमारे पास। इसके बाद जो है अब कंडक्टिंग जोन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो है फिर इसकी टाइप्स पे अगर हम आ रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सॉरी डेड स्पेस। वन इज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, अनदर इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एक मिनट तुम लोग, में जो है जो है, ठीक है, तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस हमने बात की एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ द डेड स्पेस, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस में हमारे पास जो है अब उसमें जो है ये चीज हो रही है कि those areas structures, ठीक है, एनाटॉमी में बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, तो हमने वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स देखने हैं जहाँ पे एक्चुअली गैस एक्सचेंज इज नॉट हैपनिंग। तो फ्रॉम नोज अप टू ट्रेकिया जो है हमारे पास जो है ये गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ तक जो हमने कंडक्टिंग जोन की बात की, तो उसके यहाँ तक जो हमारी पोर्शंस थे, कंडक्टिंग पोर्शन थे, so this is actually making the anatomical dead space. अब physiological dead space हम functionally बात कर रहे हैं, तो there are certain alveoli, small alveoli, ठीक है, that are actually not taking part in the gas exchange. वहां पे ब्लड सप्लाई उनको इतनी प्रॉपरली नहीं जा रही एट रेस्ट, ठीक है, जब हम कोई एक्सर्शनल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, कोई एक्सर्शनल वर्क नहीं कर रहे जिसमें हमें जो है फोर्सफुल एक्सपायरेशन करनी पड़े। other than that during normal quiet breathing what is happening कि respiratory जो alveoli हैं that are actually at rest, they remain dormant. dormant का मतलब है they are not taking part in the gas exchange, ठीक है। तो अब उनको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल, दे आर मेकिंग एक्चुअली दी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं जा रही ड्यूरिंग रेस्ट, ठीक है, तो वो क्लोज्ड रहते हैं, वो हमारा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है। अच्छा, अब इसकी जो अमाउंट है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की, इट इज सेम, इट इज 150 ml, ठीक है, 150 ml air would be there whether it is anatomical dead space or the physiological dead space, दोनों a 150 है, ठीक है। तो वो 150 उनका अमाउंट है। अब हमने ये देखना है कि इन विच कंडीशंस और स्ट्रक्चर्स there is increase in the dead space and decrease in the dead space. तो अब डेड स्पेस एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, इट इज दैट पोर्शन वेयर गैस एक्सचेंज इज नॉट हैपनिंग। अब उसमें हम एरिया अब हमने देखना है, तो इट कैन बी इंक्रीज इन दी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। अब उसमें क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हमारा ब्लड सप्लाई टू द लंग हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है, वो ब्लड सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से अब ये होगा कि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो है अब वहां पे अब यू ऑलरेडी नो गैसेस आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो अगर ब्लड सप्लाई हमारी कंप्रोमाइज्ड है बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ब्लड सप्लाई टू द लंग्स वुड बी कंप्रोमाइज्ड, तो उसमें गैस एक्सचेंज इतना प्रॉपरली नहीं होगा, ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग इनटू सफिशिएंट अमाउंट। इस लाइकवाइज इनका एक मिनट तुम लोग ओके।
So these are the conditions in which dead space is being increased. Increased कि उसमें गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है. इसी तरह डिक्रीज कार्डिक आउटपुट की अगर हम बात करें तो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट में भी यही हो रहा है कि ब्लड सप्लाई इज नॉट प्रॉपरली रीचिंग टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड टिश्यूज. लंग्स के पास भी ब्लड सप्लाई हमारी कम जाएगी. ब्लड सप्लाई कम होगी तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होगा. ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली नहीं होगा. So that's why saying कि dead space is increasing in these condition. अब वो डिक्रीज कब हो रहा है, मतलब कि अब कैसे एक्सचेंज हमारा थ्रू आउट द लंग हमने सही करना है. नॉर्मली परफ्यूजन एट द लंग एपिसेस इज नॉट दैट मच वेल परफ्यूज्ड. परफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड सप्लाई. ठीक है, वेंटिलेशन और परफ्यूजन वर्ड हम आगे बात करेंगे तो वो उसमें हम देख रहे होते हैं. तो इसमें जो है इट डिक्रीजेस विद द एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज में अब जो हमने फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के स्ट्रक्चर की बात की उसमें वी सेड कि दो एल्विलाई दैट रिमेन डोर्मेंट ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग. नॉर्मली जो हमारे डोर्मेंट रहते हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं जा रही, बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, देयर इज इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट एंड परफ्यूजन टू all the lung area is very much ventilated, well perfused और ventilated हो जाएंगे area. उसमें फिर जो है वो हमारे जो प्रीवियसली डॉर्मेंट या इनएक्टिव एल्विलाई थे वो अब एक्टिव हो जाएंगे. दे विल आल्सो टेक पार्ट इन द डेड स्पेस. ठीक है, तो वो फिर जो है इसमें हमारे पास ये हम कहते हैं कि इट डिक्रीजेस द डेड स्पेस. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डेड स्पेस. नाउ अनदर थिंग regarding the elastic behavior of the lungs. Normally what happens कि there are certain forces that try to collapse the lung. ठीक है, उनको एक्सपेंड नहीं होने देती. इसमें इलास्टिक फोर्सेस हैं. ठीक है, इलास्टिक टिश्यूज की वजह से जो आ रही हैं चीजें, फैक्टर्स आ रहे हैं. इसके अलावा दूसरा सरफेस टेंशन है. अब उसमें तुम लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में डिफरेंट हमारे पास जो है डिफरेंट ये क्या कहते हैं प्रेशर्स पड़े होंगे, जिसमें से कुछ प्रेशर्स जो हैं दे वर ट्राइंग टू कोलैप्स द लंग, कुछ प्रेशर्स जो हैं उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो अब उसमें एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसम्यूरल प्रेशर. एनीवन व्हाट इज ट्रांसम्यूरल प्रेशर? व्हाट इज ट्रांसम्यूरल प्रेशर? Pressure across the two surfaces is called transmural pressure. It may be transpulmonary or transthoracic. इंट्रा मतलब कि इट इज राइट अक्रॉस दी ये एक्सचेंज सर्फेसिस के लिए हम ले रहे हैं. In other words, we say कि transpulmonary pressure is actually the difference between the intrapulmonary या जिसको हम intraalveolar pressure भी कहते हैं and the intrapleural pressure. ठीक है, अब इंट्राप्लूरल प्रेशर की टेंडेंसी ये होती है, ठीक है, कि वो लंग्स को जो है बाहर एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है और इंट्रा एल्वियुलर प्रेशर वो उनको एक्सपेंडेड रखता है एल्विलाई को. ठीक है, और इंट्राप्लूरल प्रेशर उनको थोड़ा कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा होता है. सही है, जो उनके बाहर आ रहे हैं. तो अब उनके डिफरेंस को हम कहते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर. तो अब लंग एक्सपेंशन में different factors that are helping in the lung expansion. One of the thing is transmural pressure that is helping in the distension of the lung. ठीक है, तो अब इसमें compliance simply you can say this is the ratio between the change in the volume to the change in the distending pressure. अब वो distending pressure हमारे पास क्या है? Transpulmonary pressure. Compliance, in simple words we just simply say this is the extent to which lung will expand. मतलब एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ लंग को हम कंप्लायंस कर रहे हैं. ठीक है, जितना वो ज्यादा एक्सपेंड होगा उतना हम कहेंगे कि लंग इज कंप्लायंट, मोर कंप्लायंट. जितना वो ज्यादा स्टिफ होगा उतना हम कहेंगे कि भाई ये लंग जो है इतना जो है हमारे पास लेस कंप्लायंट है. ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंड नहीं हो पा रहा. तो ये चीज है. तो इसके लिए एक और हम डेफिनेशन भी देख सकते हैं. अच्छा, इसको हम कैलकुलेट इस तरह करते हैं कि इफ यू नो द लंग वॉल्यूम जो कि एयर उसमें है प्रेजेंट, कितना वॉल्यूम उसका आ रहा है, एंड व्हाट अबाउट द ट्रांसम्यूरल प्रेशर है. अब कंप्लायंस को हम दूसरे वर्ड्स में किस तरह डिफरेंट वेरियस वेज है. सिंपल यू कैन से कि एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ द लंग कंप्लायंस कहलाती है. दूसरा हम कहते हैं कि extent to which lung will expand for each unit increase in transmural pressure. ठीक है, this is the extent to which lung will expand for each unit increase in transmural pressure. जितना transmural pressure हमारा बढ़ेगा, ठीक है, लंग उतना ही expand होगा. अब इसमें जो है
हम देखते हैं कि ट्रांसप्लमोनरी प्रेशर का वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और इंट्राप्लमोनरी प्रेशर का डिफरेंस है, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या इंट्राएल्वुलर प्रेशर भी हम इसको कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। अच्छा, अब इसको अगर हम कंप्लाइंस को व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि लंग विल एक्सपेंड फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी इंट्राएल्वुलर प्रेशर। अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ रहा है तो वो उसके वाइस वर्सा हो सकता है। तो अब सिंपल इसमें जो है ज्यादा हमारे पास मेन इसका रोल होता है इंट्राएल्वुलर का, तो हमारा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज्यादा आ जाता है। इसकी वजह से ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जितना ज्यादा होगा लंग उतना इजीली एक्सपेंड करेंगे। So simply you can say compliance is the extent of the lung which they expand for each unit increase in the transferal pressure. अब नॉर्मल कंप्लाइंस ऑफ द लंग्स भी हम देखते हैं, और मतलब कि इंडिविजुअली आपने थोरेसिक केज में से लंग्स को बाहर निकाल के रखा है, उसमें हम देखते हैं कि अब लंग कितना कंप्लाइंट है, कितना एक्सपेंड हो सकते हैं। तो इट इज अराउंड 200 ml per centimeter of water, that is every time whenever transpulmonary pressure जो है it will increase by 1 centimeter of water, our lung will expand up to 200 ml या 200 milliliters तक, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपेंडेबिलिटी है। इसी तरह अगर हम देखें, ये तो हमने बोथ लंग्स की बात की कि हमने थोरेसिक कैविटी को हटा दिया, लेकिन अगर हम थोरेसिक वॉल को लेकर आए, अब हमने लंग्स को जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्शन दे दी कि वो इतना इजीली एक्सपेंड नहीं हो रहे, उसमें थोरेसिक वॉल के अंदर रख दिया, तो उसमें अब उनका जो है अलॉन्ग विद थोरेसिक केज, now the compliance of lung will be 110 ml per centimeter of water, ठीक है। इसमें से अगर हम बाहर निकाल रहे हैं थोरेसिक केज में, तो ये बोथ लंग्स हमारे जो आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो सिंपली 200 ml है, सही है। now we see कि upon which factors compliance is actually dependent। अब इसमें हमारे दो फैक्टर्स जो है विद इन द लंग हैं और फैक्टर्स इन द चेस्ट वॉल है, ठीक है। तो अब फैक्टर्स विद इन द लंग हमारे पास एक तो इलास्टिक फोर्सेस हैं, दूसरा सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड लाइनिंग द लंग एल्वेलाई। तो अब फैक्टर्स इन द लंग जो है इट इज अफेक्टेड बाय इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग, ठीक है। 1/3 जो है ये कंप्लाइंस को अफेक्ट कर रहा है, इलास्टिक फोर्सेस जो कि हमारे लंग में ऑपरेट कर रही है। इसी तरह 2/3 जो है कंप्लाइंस इज अफेक्टेड बाय द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है फ्लूइड लाइनिंग जो है, अब वो फ्लूइड अपना जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, वो इट विल ट्राई टू कोलैप्स द एल्वेलाई। अब वो ये फैक्टर्स जो हैं दे विल ट्राई टू कंप्रोमाइज द लंग कंप्लाइंस, ठीक है। अब कौन सी कंडीशंस में हमने देखना है कि लंग कंप्लाइंस या लंग एक्सपेंडेबिलिटी डिक्रीज हो सकती है। इट कैन हैपन इन द पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है। पल्मोनरी कंजेशन में लाइक वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि उसमें अब भाई पल्मोनरी कंजेशन का मतलब ये है कि पूलिंग ऑफ ब्लड हो रही है पल्मोनरी वेसल्स में, वास्कुलेचर में। अब उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, अब ये आगे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी कम होगी, रेस्पिरेशन ज्यादा पावरफुल होगी, जितनी वो थिक होगी उतनी ज्यादा वो मुश्किल से होगी, क्योंकि वहां पे अब डिफ्यूजन को हम अप्लाई कर रहे हैं। यू ऑलरेडी नो कि गैसेस आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। तो अब पल्मोनरी कंजेशन यहाँ पे हो रही है, सही है, तो हमारी वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नॉट प्रॉपरली हैपनिंग, और दूसरा लंग जो है वो इतना इजीली एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसी तरह लंग पल्मोनरी फिब्रोसिस में भी यही हो रहा है। फिब्रोसिस में वी आर लूजिंग द लंग टिश्यू। लंग टिश्यू जितना कम होता जाएगा उतनी स्पेस कम होती जाएगी हमारी, तो वो उसमें हम ये चीजें देख रहे हैं। 1 मिनट बैठ जाए। फॉर डिस्टर्बेंस। तो अब इसमें जो है लंग कंप्लायंस की हम बात कर रहे थे कि कैसे वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंडेबिलिटी कौन सी कंडीशंस में कंप्रोमाइज हो रही है, तो एक लंग फिब्रोसिस है, कंजेशन है। लाइकवाइज इन पल्मोनरी एडिमा में ऑलमोस्ट यही चीज हो रही है, कंजेशन हो रही है, लंग आर नॉट एबल टू एक्सपेंड प्रॉपरली।
इसमें प्रॉपरली वो एक्सपेंड नहीं होंगे। तो अब दूसरी कंडीशन पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, जिसमें लंग कंप्लायंस इज इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीज होगा? एक टर्म है हमारे पास एम्फिसीमा। एम्फिसीमा एक्चुअली दिस इज द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे जो एल्वेलाई हैं दे आर जो है वी कैन से कि दे आर बीइंग एब्डोमिनली डायलेटेड, ठीक है। अब अगर हम इस तरह, मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, एल्वेला एक बना रही हूँ, दो एल्वेला मैं बना रही हूँ। एल्वेला के स्ट्रक्चर यू नो, ये सेप्टास होते हैं। अब ये एक एल्वेला मैंने ऐसे छोड़ा है, इसमें सेप्टास नहीं है, ये वन इसको नाम देते हैं, टू। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बताओ तुम लोग कि कौन से एल्वेला में हमारा गैस एक्सचेंज ज्यादा होना चाहिए? मैम फर्स्ट में। वन में, टू में क्यों नहीं? क्योंकि सरफेस एरिया कम की है। वजह से, एरिया की वजह से, सरफेक्टेंट की वजह सर्फेक्टेंट की वजह से। कैसे? एक्सप्लेन करो मैम। मनोज। वो सरफेक्टेंट कोलैप्स होने से बचाता है फ्लूइड। ठीक है, वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी हमने जो अभी तक चीजें डिस्कस करें उसको माइंड में रख के बताओ कि यहाँ पे व्हाई यू आर सेइंग कि वन हैज मोर एक्सचेंज एरिया देन दिस वन। सरफेक्टेंट, नहीं, सर्फेक्टेंट अभी बाद में आएगा, उस पर इलास्टिसिटी। सर्फेक्टेंट जो है वो हमारा सरफेस टेंशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज आ रही है, मुबीन वन क्यों है तुम्हारी नजर में एक्सचेंज के लिए ज्यादा प्रॉपर देन दिस वन? वो मनोज आपका पॉइंट सही है, सर्फेक्टेंट का भी रोल है एक्सपेंडेबिलिटी पे, लेकिन वो यहाँ पे इस वक्त जो अभी मैं पॉइंट पूछ रही हूँ उस पे अप्लाई नहीं कर रहा। अब इसमें ये है, ठीक है, इलास्टिसिटी में सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। सरफेस एरिया हमने देखना है कि वो हमारा किस तरह का रहा है, जैसे अभी वकार ने कहा। तो अब इसमें सरफेस एरिया किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। से फॉर एग्जाम्पल अब मैं कह रही हूँ कि भाई हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, सही है। अब मैं इन 100 स्टूडेंट्स को जो है सबको एक साथ यहाँ पे रखूं तो मार धाड़ शुरू हो जाएगी उनमें, बजाय इसके कि अब यहाँ पे ये पार्टीशंस हैं, मतलब कि मैंने एक बड़े रूम में ही मैंने फर्दर 4 और रूम बना दिए। तो अब मैं 25 स्टूडेंट्स यहाँ पे बिठा रही हूँ, 25 यहाँ पे आ गए, 25 यहाँ पे आ गए, 25 आ गए, रादर देन सब एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। तो अब हमारा प्रॉपर काम कहाँ पे होगा? यहाँ पे, क्योंकि अब हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। रादर देन हम एक ही रूम में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं 100 स्टूडेंट्स, अब हमने उनको डिफरेंट रूम्स में भेज दिया है, तो वो ज्यादा पॉसिबल होगा, आराम से फीजिबल वे में हमारी डिस्कशन होगी रादर देन दिस थिंग। तो गैस एक्सचेंज का भी ऐसे है कि यहाँ पे जो है बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द एल्वेलाई वी आर लूजिंग द सरफेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंज, ठीक है। एम्फिसिमा में क्या होता है कि अब नॉर्मल एल्वेलाई का स्ट्रक्चर अगर तुम लोग याद रखो तो इसमें ये चीज हो रही है कि वी आर लूजिंग दी सेप्टास, ठीक है। एम्फासिमा में हम कहते हैं कि देयर इज एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ लंग एल्वेलाई। वो क्यों हो रही है? बिकॉज ये हम पार्टीशन उनके बीच में जो एक लंग एल्वेलाई है, वी आर लूजिंग दैट पार्टीशन, ठीक है। तो अब वो एबनॉर्मली डायलेटेड हो जाएगा, सही है। तो इस वजह से फिर एम्फासिमा में हम कह रहे हैं कि लंग कंप्लाइंस बढ़ा, कंप्लाइंस क्योंकि हम सिंपली क्या कह रहे हैं, एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ द लंग, तो ये एक्सपेंड हो गया लेकिन एबनॉर्मल। जी मैम, इसमें जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होगी। जी, इलास्टिसिटी की जिक्री होगी, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, इलास्टिक फोर्सेस जो हैं वो उसको एक्सपेंड नहीं, मतलब कि अब वो उसको रिकॉइल नहीं होने देंगी, ठीक है, सिकुड़ने नहीं देंगी। तो अब वो इलास्टिक फोर्सेस अगर आप लूज कर रहे हो तो क्या होगा, लंग्स की टेंडेंसी है कि वो एक्सपेंड हो, ठीक है। तो उसमें फिर जो है ये फिर एब्नॉर्मल वे में एक्सपेंड हो जाएंगे, सही है। सही। तो एम्फिसिमा में एब्नॉर्मल डायलेटेशन है। जी मुबीन? इसको बोल सकते हैं एम्फिसीमा को हार्डनिंग ऑफ एल्वेलाई? नहीं, हार्डनिंग ऑफ एल्वेलाई नहीं, उसमें सिंपली यू से कि यू आर लूजिंग दी सेप्टास, लंग एल्वेलाई के सेप्टास आप लूज कर रहे हो। ब्रेक डाउन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई में। जी, ब्रेक डाउन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई। वो वही चीज है, जो वॉल आप ब्रेक डाउन करें वो सेप्टास हैं,
ठीक है, वही उसका ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन हुआ तो इस वजह से उसकी एबनॉर्मल डायलेटेशन हो गई, ये चीज हो रही है एम्फिसिमा में। ठीक, तो इस वजह से एक्सपेंड वो ज्यादा हो गया एबनॉर्मल वे में, तो इसलिए हमने कहा कि कंप्लाइंस बढ़ गई। फिर इसमें जो है, लेकिन इसमें कंप्लाइंस वर्क जिस पे अभी हम बात करेंगे वो बढ़ेगा, वो अभी मैं बात करती हूँ बाद में डिस्कस। फिर दूसरे फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द कंप्लाइंस विद इन द चेस्ट वॉल, ये हमने लंग में बात की कि उसकी जो इलास्टिक फोर्सेस थी एंड द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में जो है वो हम आगे फिर चल के सर्फेक्टेंट का रोल पढ़ेंगे जो कि सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लंग कोलैप्स होंगे, ठीक है, ये जितना कम होगा लंग उतना ज्यादा एक्सपेंड होंगे। अब factors within the chest wall, it is affected by the elastic properties of the thorax, ठीक है, caused by the elasticity of the muscles हैं, ठीक है, tendons हैं, connective tissues हैं, ठीक है, ये सारे जो इनकी अपनी elastic properties हैं, they will try to collapse the lung, उसको सुकेड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन because of the different factors जो आगे भी हम बात करेंगे वो उसको expand रख रहे हैं। अब इसमें चेस्ट वॉल कंप्लाइंस जो है हमारा वो कैसे डिक्रीज होगा, इफ देयर आर डिफॉर्मिटी ऑफ द स्पाइन, आगे वो भी डिस्कस करेंगे हम जब वर्क पे बात करेंगे कि इसमें अलाइनमेंट ऑफ स्पाइन देखनी होती है जो कि स्ट्रेट है, अगर उसमें वो थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो इट विल कंप्रेस द लंग्स, तो अब कंप्रेशन ऑफ लंग्स में फिर वो प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी। इसी तरह आर्थराइटिस ऑफ द वर्टिब्रा में भी जो है ये जो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो रही है तो उसमें प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ द पेनफुल कंडीशन। या फिर स्केलेटल मसल डिसऑर्डर्स है जैसे कि पोलियोमाइलिटिस, उसमें हमारे मसल्स वीक हो रहे हैं, वीक होंगे तो वो प्रॉपरली एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी क्योंकि दे आर अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसी तरह ओबेसिटी में भी यही हो रहा है कि उसमें डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कंप्रेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स लंग के जो है वो कंप्रेस्ड हो सकते हैं, तो उसमें फिर ये चीजें जो हैं these factors will decrease the lung compliance। फिजियोलॉजिकली लंग कंप्लाइंस हमारा बढ़ता है एक्सरसाइज में, रिमेंबर दिस, ठीक है। बाकी ये हमने सारी चीजें पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डिस्कस की। नाउ वी रिलेटेड टू द कंप्लाइंस, ठीक है। अब नाउ वी टॉक अबाउट द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। अब वर्क ऑफ ब्रीदिंग हमारे पास क्या है एक्चुअली, दिस इज द work done by the respiratory muscle to overcome the resistance, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास अब 3 लेवल्स पे आ रहा है, आगे हम डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब कि एयर फ्लो के अगेंस्ट, कि ब्रोंकाई में जो है, ब्रोंक्योल्स में जो है उनका डायमीटर अगर कम हो जाए तो वहां पे रेजिस्टेंस सप्लाई होगा, एयर सही प्रॉपरली एंटर नहीं हो पाएगी, उसको ओवरकम करने के लिए जो काम करेंगे वो एक वर्क ऑफ ब्रीदिंग है, ठीक है। इसी तरह फिर आगे इसकी टाइप्स पे आते हैं। अब नॉर्मली व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर क्वाइटली ब्रीदिंग, जैसे कि अभी तुम लोग क्वाइटली ब्रीथ कर रहे हो, मेरी थोड़ी एक्सर्शन है क्योंकि मैं बात भी कर रही हूँ तुम लोगों के साथ और सांस भी ले रही हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ा वर्क ऑफ ब्रीदिंग मेरा ज्यादा हो सकता है। लेकिन अब जैसे कि तुम लोग खामोशी से चुप करके बैठे हो या गाने सुन रहे हो लेक्चर के बजाय या कुछ और देख रहे हो सीरीज वगैरह, तो उसमें क्वाइट रेस्पिरेशन में ये हो रहा है कि वर्क इज एक्चुअली डन बाय ड्यूरिंग ओनली इंस्पिरेशन, ठीक है, वेयर एक्सपायरेशन इज एंटायरली पैसिव प्रोसेस। अच्छा, अब ये मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा कि व्हाई वी कॉल इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस एंड व्हाई वी कॉल एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस, एनीवन? मैम इंस्पिरेशन में एनर्जी यूज होती है और एक्सपायरेशन में जस्ट रिकॉइल होता है। क्यों? मैम इलास्टिसिटी की वजह से। इंस्पिरेशन में यूज होते हैं, उनके लिए एनर्जी यूज होती है, जबकि एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। ये होता है जब हम कहते हैं कि मतलब अगर रिलैक्स क्वाइट ब्रीथिंग हो रही है तो एक्सपायरेशन होता है पैसिव प्रोसेस, जिसमें इंस्पायरेटरी मसल्स हैं वो सिर्फ रिलैक्स होते हैं। ठीक है, सही है दोनों। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर मैम बाहर ज्यादा होता है इसीलिए वो बाहर कम होता है, इसलिए हम नहीं तशफीन, अभी ये प्रेशर्स को ना अभी संभाल के रखो, उसको अभी यहाँ नहीं लाओ। अभी जो अदील ने और जो है दूसरे स्टूडेंट्स ने जो बात की है, ठीक है, वो पॉइंट सही है कि इसमें इंस्पायरेशन में एक्चुअली वी आर using the muscles are contracting during inspiration
एंड यू नो मसल कॉन्ट्रेक्शन में हमारे पास जो है एटीपी यूटिलाइजेशन है, एनर्जी यूज हो रही है, तो तभी हम कह रहे हैं कि इंस्पायरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। एक्सपायरेशन में वी आर नॉट इन द नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, जैसे कि अब नॉर्मली हम एक्सपायर कर रहे हैं तो उसमें जो है वी आर नॉट यूजिंग द मसल, सिंपली रिकॉइल फोर्सेस जो हैं वो लंग को वापस अपने प्रीवियस पोजीशन पे ला रहे हैं प्री इंस्पिरेटिंग लेवल से, ठीक है, कि पहले वो एक्सपेंड हुए फिर वो वापस अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उस पर वापस आ रहे हैं। तो एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस बिकॉज नो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इन्वॉल्व एक्सेप्ट इन एक्सर्शनल एक्सपायरेशन। मतलब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दौरान फिर हमारे जो एक्सपायरेटरी मसल्स हैं वो भी फिर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, वो फिर दे विल टेक पार्ट इन द एक्सपायरेशन ऑफ द एयर। Other than in at rest, these are not taking part in the expiration, ठीक है, रेस्पिरेशन में उनका कोई रोल नहीं है एक्सपिरेटरी मसल्स का, लेकिन इसकी हम कह रहे हैं कि दिस इज पैसिव प्रोसेस। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वेदर इट इज एक्सर्शनल और क्वाइट रेस्पिरेशन, मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड मसल्स आर यूजिंग एनर्जी, तो वो चीज उसको हम कह रहे हैं कि दिस इज एक्टिव प्रोसेस। अब हम वर्क की बात करें, वर्क ऑफ ब्रीदिंग, दिस इज द वर्क डन बाय द मसल्स, इंस्पिरेटरी मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कौन कौन सा रेजिस्टेंस इनको अप्लाई हो रहा है? अब वर्क ऑफ ब्रीदिंग इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 वर्क्स। ये कंप्लायंस वर्क, कंप्लायंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको जो है हम कर सकते हैं इस तरह कि दिस इज दी कंप्लायंस वर्क, क्योंकि कंप्लायंस हम पीछे जो डिस्कस करके आए वो था एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ द लंग। अब ये है कंप्लायंस वर्क, मतलब कि हाउ मच एफर्ट वी हैव टू डू हैज टू अप्लाई टू इंक्रीज द कंप्लायंस। इसी तरह टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क के टिश्यू लेवल पे जो भी रेजिस्टेंस अप्लाई किया गया है, ठीक है, कि नॉन इलास्टिक फोर्सेस उसमें टिश्यूज की हैं, जैसे कि थोरेसिक केज है या लंग के दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उनको एक्सपेंड होने से रोक रहे हैं, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो मसल्स काम करेंगे उसको हम टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क कहते हैं। इसी तरह पे एयरवे रेजिस्टेंस वर्क, कि अब एयरवे में अगर कोई रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि ये 2 मैं ट्यूब्स, रेस्पिरेटरी ट्यूब सपोज बना रही हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे बताओ कि कौन सी वाली में ज्यादा एयर फ्लो होगा, किसमें कम होगा, 1 में और 2 में, किसमें एयर फ्लो ज्यादा है, किसमें कम है? सेकंड में फ्लो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हो रहा है? डायमीटर सेक्टर ज्यादा है तो इसलिए इसमें ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका कम है, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा टू ओवरकम द एयरवे रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस सेकंड ट्यूब वेयर डायमीटर इज ऑलरेडी wider enough to allow the more flow of air, ठीक है, तो ये एयरवे रेजिस्टेंस है। तो अब इस तरह हम इसको डिवाइड कर रहे थे वर्क ऑफ ब्रीदिंग को, कंप्लायंस वर्क या जिसको हम इलास्टिक वर्क भी कहते हैं, इट इज मेकिंग अप टू 65% ऑफ द टोटल वर्क। मेजर वर्क जो हमारा मसल्स का ये हो रहा है, इट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द लंग अगेंस्ट इलास्टिक फोर्सेस, ठीक है, जो फोर्सेस उसको एक्सपेंड होने से प्रिवेंट कर रही हैं उसको ओवरकम करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, हमारे मसल्स काम कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द कंप्लायंस वर्क। दिस इज 65% ऑफ द टोटल वर्क, ठीक है। फिर टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क जो है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली द 7% ऑफ द टोटल वर्क, ठीक है। अब टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क क्या है? दिस इज एक्चुअली द वर्क done to overcome the resistance of the non-elastic tissue of the lung and thoracic cage। इसमें मतलब कि हम देखते हैं कि उनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिफॉर्मिटी तो कोई नहीं है कि थोरेसिक केज की के वो लंग को जो है कंप्रेस कर रहे हो, या लंग में कोई अपनी प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, जैसे लंग कंजेशन वगैरह तो नहीं हो गई जिसकी वजह से एक्सपेंशन में मसला हो रहा है। अब उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए व्हाटएवर वर्क इज डन बाय द मसल इज नोन एज लंग एक्सपेंशन, ठीक है, ये सॉरी टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क। फिर हमारे पास आ रहा है 28% ऑफ द टोटल वर्क दैट इज मेड बाय द टिश्यू एयरवे रेजिस्टेंस वर्क, ठीक है। मतलब एक हमें था इलास्टिक रेजिस्टेंस जिसको कंप्लायंस वर्क करना था, टिश्यू रेजिस्टेंस।
अब हमारे पास आ गया एयरवे रेजिस्टेंस, वही जो अपने पीछे हमने बात की, ठीक है, कि एक जो है ट्रेकिया जो है या ब्रोंकियाई जो है, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह हमने ड्रॉ मैंने अभी किया था, ठीक है, कि भाई इसमें जो है और इसमें अब अगर हम देख रहे हैं तो अब ये दो इसमें ट्यूब्स आ गई या ब्रोंकाई हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन। तो अब यहाँ पे मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को कम करने के लिए रादर देन दिस वन, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एयर फ्लो ज्यादा जा रहा है तो इतनी ज्यादा मतलब कि रेजिस्टेंस नहीं है, तो थोड़ा कम काम करना पड़ेगा मसल्स को। सो दिस इज एयरवे रेजिस्टेंस वर्क इज द वर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम एयरवे रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स, ठीक है। तो अब कौन से फैक्टर्स जो हैं हमारे एयरवे रेजिस्टेंस को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है? डायमीटर, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर कि इसमें जो है वेसल्स की बात अगर हम कह रहे हैं सीवीएस में, अगर तुम लोगों को याद हो तो उसमें वेसल का डायमीटर अगर ज्यादा हो रहा था रेजिस्टेंस कम हो रही थी। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि एयरवे ट्यूब का या एयरवे पैसेज का डायमीटर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस हमारे पास उतनी कम होगी, और जितना डायमीटर कम है लेस वर्क डन विल बी डन, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब एक चीज के ये कंप्लायंस वर्क और कंप्लायंस ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है। कंप्लायंस वर्क मतलब कि हम रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हैं जो कि उसको एक्सपेंड नहीं होने दे रही। कंप्लायंस सिंपली क्या था? दैट वाज द एक्सपेंशन ऑफ द लंग, सही है। अब ये इन चीजों को माइंड में रख के नाउ वी हैव टू सी इन विच कंडीशन वर्क ऑफ ब्रीदिंग विल इंक्रीज। वर्क ऑफ ब्रीदिंग अगर इंक्रीज होगा तो कंप्लायंस कम होगा या ज्यादा होगा? Anyone? वर्क ऑफ ब्रीदिंग अगर हम बढ़ा रहे हैं तो कंप्लायंस हमारा कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? हम ज्यादा होगा। ज्यादा। ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें यही है कि अब जैसे ये इस तरह एग्जांपल तुम लोगों के मॉड्यूल्स की हम पुट करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि भाई अब सारे मॉड्यूल्स मतलब कि मॉड्यूल 1 से लेके नेफ्रोलॉजी मॉड्यूल तक तुम लोग अब सारे कंबाइन में मॉड्यूल दूंगी रादर देन उसको मैं अलग अलग दूं, किस चीज में तुम लोगों का बर्डन ज्यादा होगा? इंडिविजुअली जब तुम लोग काम कर रहे हो या फिर जब सारे मॉड्यूल्स में एक साथ पढ़ने पड़ रहे हैं? जब सारे साथ होंगे ना। जब सारे साथ पढ़ रहे हो तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि जब हमारे पास जो है वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ रहा है, ठीक है, उस पे वर्कलोड हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा कंप्लायंस कम हो जाएगा, वो लंग्स इतना एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, तो उसमें ये कंप्लायंस वर्क बढ़ेगा, कंप्लायंस डिक्रीज हो रहा है। तो अब कंप्लायंस वर्क क्या था? इलास्टिक वर्क था, इलास्टिक रेजिस्टेंस जो हमें प्रोवाइड की जा रही थी लंग टिश्यूज की वजह से, उसकी वजह से कंप्लायंस वर्क हम कर रहे थे। तो अब इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा कम होगी, ठीक है, लंग उतना कम एक्सपेंड हो पाएंगे, तो अब वहां पे वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ गया। वर्क ऑफ ब्रीदिंग कौन सा स्पेशली बढ़ा? कंप्लायंस वर्क बढ़ेगा। इन लाइक इन फिब्रोसिस वी आर लूजिंग दी टिश्यू स्ट्रक्चर, ठीक है, टिश्यू मास हम या मसल मास लूज कर रहे हैं, तो उसमें इलास्टिसिटी हमारी कम होगी, ठीक है, लंग्स की। तो अब वहां पे वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ गया, रेजिस्टेंस ज्यादा आ गई, इलास्टिक फोर्सेस नहीं है, मतलब इलास्टिसिटी नहीं है जो उसका रिकॉइल कर सके, तो अब वहां पे अब कंप्लायंस वर्क हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह लंग कंजेशन में भी एक्सपेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, लंग आर नॉट एबल टू एक्सपेंड प्रॉपरली, तो उसमें कंप्लायंस हमारा कम हो गया है। तो अब हमें वहां पे उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कंप्लायंस वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने देखना है कि इंक्रीज टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क कब होगा। Like tissue resistance work we have already discussed, this is the resistance provided by the structure of the lung and the thoracic cage, जो कि मैंने बात की कि उनका स्ट्रक्चर हमने देखना है। तो इसमें अब एक कंडीशन होती है किम्फोस्कोलियोसिस, ये सेपरेटली भी they can affect the person or sometimes in certain individuals they are combinedly appearing in that person। जब दोनों साथ होंगी तो किम्फोस्कोलियोसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें स्पाइन कर्वेचर एक्चुअली अफेक्टेड होता है, मतलब कि नॉर्मली हमारा स्पाइन जो है वो स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका कर्वेचर जो है डिस्टर्ब हो रहा है। किम्फोसिस में जो है हमारा
पोस्टीरियर कर्वेचर आता है, मतलब कि ये एंटीरियर फ्लेक्शन होती है, बंदा जो है आगे की तरफ झुका हुआ होगा, पीछे से ये हम बैक हम्प निकला होगा, हंच बैक होगा, ठीक है। तो ये उनकी पीठ जो है उभरी हुई होगी, ठीक है, ये आगे की तरफ झुके होंगे, ये किम्फोसिस है, क्योंकि इसमें ये पोस्टीरियर कर्वेचर है, इस तरह उसकी एक्सपेंशन हो रही है। What happens is scoliosis, there is lateral curvature of the spine, ठीक है, कि laterally ये move कर रहा है, instead of being straight it is either moving to this right side or left side, ठीक है, ये left या right side की तरफ move करेगा, तो ऐसे C shape में आ जाता है हमारा spine। अब इस इन डिफॉर्मिटी इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया है, वहां पे टिश्यू रेजिस्टेंस बढ़ गया, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए अब मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इन दिस कंडीशन इंक्रीज वर्क रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, इन सारी कंडीशंस में ही कंप्लायंस कम हो रहा है, लेकिन वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा, तो वो कैसे बढ़ रहा है वो हम इस तरह ये डिस्कस कर रहे हैं। फिर लास्ट इज दिस इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस। अब एयरवे रेजिस्टेंस में हमने देखना है कि वहां पे कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा है एयर फ्लो में, ठीक है, जैसे कि ब्रोंकाई की हम ले रहे हैं कि अगर ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट या डायलेट होंगे दैट विल अफेक्ट द रेजिस्टेंस। जितना डायमीटर कम होगा रेजिस्टेंस अच्छा, जब तुम लोगों को घर वालों से बात करनी होती है तो काइंडली अपने आप को म्यूट कर लिया करो। इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे थे कि उसमें अब ब्रोंकाई की ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो उसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। अब उसको ओवरकम करने के लिए जो काम होगा दैट वुड बी दी एयरवे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब कंप्लायंस वर्क या वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्लायंस, ये याद रख लो। ये सारे वर्क जो हम बात करें दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्लायंस। ये जितना कम होंगे कंप्लायंस ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होंगे कंप्लायंस उतना हमारा कम है, मतलब, ठीक है। अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में भी यही हो रहा है, उसमें मोस्टली हमारे पास क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में अभी टेक द एग्जांपल ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सिर्फ एक हमारे पास थी जो है जिसमें कंप्लायंस हमारा बढ़ रहा था, वो थी एम्फिसीमा। एम्फिसीमा इज आल्सो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, बट देयर एब्नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ लंग एल्वेओलाई वाज हैपनिंग, ठीक है। Along with that chronic bronchitis is there जिसमें airway resistance वर्क बढ़ रहा है। इसी तरह एस्थमा में भी जो है हमारे ब्रोंक्योल्स या ब्रोंकाई जो है कंस्ट्रिक्ट हो रहे होते हैं, एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। To overcome that, whatever work is done by the muscles, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं एयरवे रेजिस्टेंस वर्क। तो एयरवे रेजिस्टेंस वर्क हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग इन कंडीशंस में बढ़ रहा है, ठीक है। कंप्लायंस कम या ज्यादा वो दूसरी कंडीशंस थी, ऑलमोस्ट इसी में ही आ रही थी, जैसे कि हमने कहा कि कंप्लायंस कम हो रहा था स्पाइन की डिफॉर्मिटीज में, तो ये चीज है, कंप्लायंस कम हुआ, तो अब यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस बढ़ गया, टिश्यू रेजिस्टेंस। उसको खत्म करने के लिए हमने जो काम करना है वो ये होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं सो रिलेटेड टू द लंग कंप्लायंस एंड द डेड स्पेस। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Anyone? Any question? इससे इलास्टिक बिहेवियर से रिलेटेड